क्या आपने कभी खुद से सवाल पूछा है कि अमेरिका और यूरोप में चुनावी चंदे को लेकर इतनी मारामारी क्यों नहीं होती? क्या आपने खुद से कभी सवाल पूछा है कि जो यूरोप और अमेरिका में हो सकता है वो भारत में क्यों नहीं हो सकता? भारत में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चुनावी चंदे को लेकर पारदर्शिता चाहती ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। न्यूज़ तक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक ने ऐतराज किया था उस वक्त, लेकिन मोदी सरकार तब उन ऐतराज पर गौर नहीं फरमा रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों मात खानी पड़ी है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, चुनावी बॉन्ड को लेकर। लेकिन ये बहस तो हो गई, चलिए आगे क्या हो सकता है, चुनावी चंदे में कैसे पारदर्शिता लाई जा सकती है और कैसे उसमें यथार्थ के साथ चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी की बात की जा सकती है। चुनावी चंदे का मतलब क्या है कि भाई दानदाता साफ सुथरे होने चाहिए, काला धन नहीं होना चाहिए, खर्च की सीमा तय हो जानी चाहिए, पारदर्शिता हो जानी चाहिए, विदेशी कंपनी या कोई व्यक्ति विदेश का चंदा नहीं दे सके इस बात की व्यवस्था हो जानी चाहिए, चंदे की अधिकतम रकम क्या हो वो तय हो जानी चाहिए ताकि कुछ लोगों तक ही ये चीज़ सीमित ना होकर रह जाए। तो इसमें हम यूरोप और अमेरिका से सबक सीख सकते हैं। यूरोप में भी खास तौर से यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से सबक सीख सकते हैं, जर्मनी से सबक सीख सकते हैं। अब जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में कोई एक व्यक्ति, चाहे वो कंपनी हो, कोई कॉरपोरेट का शख्स हो या व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति हो, एक साल में 10,000 यूरो से ज्यादा दान नहीं कर सकता। 10,000 यूरो से ज्यादा एक साल में कोई दान करेगा तो उसका नाम उजागर हो जाएगा, उसकी पहचान पूरे देश को बता दी जाएगी। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम में एक साल में एक दानदाता 7,500 पाउंड से ज्यादा दान नहीं कर सकता। इससे ज्यादा दान करेगा तो उसका नाम सार्वजनिक हो जाएगा और किसको दान किया यह भी सार्वजनिक हो जाएगा। तो भारत में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? आगे बढ़े इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पूरी दुनिया में भारत अनोखा देश है। बहुत विरले भारत जैसे देश हैं जहां पर दान देने की कोई सीमा तय नहीं है और पार्टी खर्च करे उसकी भी कोई सीमा तय नहीं है। उम्मीदवार की सीमा तय है। जैसे लोकसभा चुनाव में अब बढ़ाकर शायद 75,000 कुछ कर दिया गया है, रेंज का है 75 से 90 लाख के रूप में। जैसे विधानसभा चुनाव में 40-50 लाख की रेंज है। लेकिन ये उम्मीदवारों पर तो है, लेकिन पार्टी जितना चाहे खर्च कर सकती है। तो जब तक पार्टी के खर्चे पर रोक नहीं होगी या उस पर लिमिट नहीं लगाई जाएगी, हदबंदी नहीं की जाएगी, जब तक चुनावी चंदा एक शख्स या एक कॉरपोरेट, एक कंपनी, एक समूह मैक्सिमम कितना दे सकता है इसकी व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक चुनाव सुधार की बात करना बेमाने है। हम ये बात कह सकते हैं। आप कहेंगे दुनिया में कहीं होता है क्या? हाँ होता है ना, यूनाइटेड किंगडम में होता है। यूनाइटेड किंगडम में पार्टी एक सीट पर पार्टी फंड से 30,000 पाउंड यानी रफली 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। यह सीमा है। अमेरिका में भी बहुत से राज्यों में अलग अलग सीमाएं हैं। छोटे दानदाताओं की अलग सीमा है, बड़े दानदाताओं की अलग सीमा है। अमेरिका में तो आप जानते हैं फंड रेजिंग, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रपति के लिए जो प्राइमरी भी लड़ रहे होते हैं या राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे होते हैं वो फंड रेजिंग कराते हैं। तो लोग जुटते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ सार्वजनिक होता है। क्लिंटन को तो जब चुनाव वो हट गए थे राष्ट्रपति पद से तो पूरी दुनिया में लेक्चर देते घूमते थे। क्यों घूमते थे? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो उन्होंने बैंक से कर्ज लिया था वो उतारना था। आप समझ सकते हैं किस कदर की पारदर्शिता है। क्या ऐसी उम्मीद भारत से की जा सकती है? चिली की सरकार ने एक प्रयोग किया। चिली में बड़ा ऊपर नीचे गड़बड़ियां होती रहती थी, तो चिली की सरकार ने क्या किया, एक इलेक्टोरल सर्विस बना दी। इसमें अब गुप्त मतदान दिया जाता है और इलेक्टोरल सर्विस वाले वो पार्टी विशेष को पैसा दे देते हैं। यानी दानदाता गुप्त दान करता है इलेक्टोरल सर्विस को और कहता है कि यह पैसा फलानी पार्टी को दे दिया जाए, फलानी पार्टी के पास चला जाता है। लेकिन इसमें क्विड प्रो क्यों नहीं होता? क्योंकि चंदा जिस पार्टी को मिलता है उस पार्टी को यह नहीं पता होता कि किस व्यक्ति ने या किस कॉरपोरेट ने उसको दान दिया है।
और दान देने वाला भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने आपको दान दिया है, क्योंकि बीच में इलेक्टोरल सर्विस आती है। हालांकि इसमें बाद में गड़बड़ियां हुई, इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। तो बीच का रास्ता क्या बन सकता है? बीच का रास्ता लोग कह रहे हैं कि साहब पहचान भी गुप्त रहे, पारदर्शिता भी बनी रहे, ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा यूरोप के कई देशों में और अमेरिका और दूसरे कुछ देशों में कहीं कहीं लागू है, महाद्वीप के कुछ देशों में, कि छोटे दानदाता जो दान देते हैं वो दान गुप्त रखा जाता है। यानी भारत के हिसाब से सोचा जाए, जैसे 20,000, 25,000, 30,000, भारत में जैसे 20,000 से ऊपर में आपको पर्ची कटवानी पड़ती है, 20,000 से नीचे कोई भी दान दे सकता है, उसका नाम गुप्त रखा, उसकी जरूरत नहीं है पर्ची की। दूसरे देशों में क्या होता है कि छोटे दानदाता जो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया दे रहा है, मान लीजिए भारतीय करेंसी में, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। लेकिन जो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ दे रहा है, उसका नाम उजागर किया जाएगा। यह व्यवस्था कर रखी है। क्या भारत में ऐसा हो सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त रहे कुरैशी साहब का एक लेख मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, वो कह रहे हैं कि साहब पब्लिक फंडिंग हो सकती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। पब्लिक फंडिंग यानी सार्वजनिक निधि से जो पैसा हम और आप इनकम टैक्स के जरिए देते हैं, जो जीएसटी के जरिए, अन्य करों के जरिए, राजस्व के जरिए भारत सरकार को मिलता है, तो भारत सरकार क्या करे, उसका एक पॉलिटिकल फंड बना ले और उस पॉलिटिकल फंड से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को वो पैसा दे चुनाव लड़ने के लिए। आधार क्या हो? आधार वो पिछले लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को जितना वोट मिला या जितनी सीटें मिली उसके हिसाब से तय हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को एक नेशनल इलेक्शन फंड बनाना चाहिए। एक नेशनल इलेक्शन फंड बने, कोई व्यक्ति, 140 करोड़ की आबादी में कोई व्यक्ति, कोई समुदाय, कोई कॉरपोरेट, कोई कंपनी, जिसको भी दान करना है, चंदा देना है, वो नेशनल इलेक्शन फंड में चंदा दे दे और चुनाव आयोग अलग अलग पार्टियों को पिछली बार के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर पैसा बांट दे। इसमें यह हो सकता है कि नेशनल पार्टीज के लिए अलग क्राइटेरिया हो जाए, रीजनल पार्टीज के लिए अलग क्राइटेरिया हो जाए, रीजनल पार्टीज में भी जो रजिस्टर्ड है उनका अलग क्राइटेरिया हो जाए, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है उसका अलग क्राइटेरिया हो जाए। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर सहमति व्यक्त करेगी क्या? आज की तारीख में तो ऐसा संभव लगता नहीं है। अब कॉरपोरेट जगत काला धन सफेद कर रहा था, जो कॉरपोरेट, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ऐसे आरोप लगते रहे हैं, क्विड प्रो को हो रहा था, इस तरह की आशंका सुप्रीम कोर्ट भी जता चुका है। तो बड़ा सवाल उठता है कि अगर कॉरपोरेट जगत में के दिल में कोई मैल नहीं है और सरकार के दिल में मैल नहीं है, तो भाई आप बॉन्ड क्यों लेते हो? सीधा ऑनलाइन जमा करा दो ना, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो आप, और क्या व्यवस्था, आरटीजीएस और पता एनईएफटी, पता क्या क्या होता है जिससे आप बैंकिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसा आप कर दीजिए। नहीं किया किसी ने, और सरकार भी ऐसी व्यवस्था लेकर आई, यानी दाल में कुछ ना कुछ काला था। वैसे कॉरपोरेट फंड अलग से बना हुआ है हिंदुस्तान में, इन्फोसिस है, दूसरी बड़ी अजीज प्रेम जी है, इन लोगों ने मिलकर एक कॉरपोरेट फंड बना रखा है जिसके अंदर कॉरपोरेट जगत की जो लोग हैं वो फंड, उसमें अंशदान करते हैं, वो पैसा देते हैं, चुनाव के लिए चंदा देते हैं, और कॉरपोरेट फंड वाले उसमें से अलग अलग पार्टियों को बांट देते हैं पैसा, जैसी जो जरूरत के हिसाब से, जो एक नियम बना रखा है उस नियम के हिसाब से पैसा बट जाता है। तो वो भी एक व्यवस्था हो सकती है। इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के अधिकतम खर्च पर रोक लगनी चाहिए, उस पर एक हदबंदी होनी चाहिए, एक तरह की नोटबंदी होनी चाहिए। अब कुछ लोग सुझाव देते हैं कि साहब देखिए चुनाव लड़ना वैसे तो महंगा होता जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग ने जो लिमिट सेट कर रखी है उसके अंदर अंदर हर कोई चुनाव लड़ लेता है, उसके आधे पैसों में चुनाव लड़ लेता है, फिर लोग कहते हैं साहब चुनाव लड़ना महंगा होता जा रहा है। अब राजस्थान विधानसभा के अभी चुनाव हुए तो शायद 40 लाख की लिमिट थी, तो ज्यादातर लोग, कुछ लोगों ने तो 30 लाख में चुनाव लड़ लिया, कुछ लोगों ने 15-20 लाख में ही चुनाव लड़ लिया। चलिए छोड़ दिया जाए, इस बात पर आया जाए कि मान लीजिए 1 करोड़ एक उम्मीदवार खर्च कर सकता है, ये नई सीमा तय कर दी जाए। 543 है सांसद, तो कितना करोड़ खर्च होगा? 543 करोड़ खर्च होगा। चलिए मान लीजिए पार्टी अभी तो अनलिमिटेड है,
उसको लिमिटेड कर देते हैं। एक पार्टी एक सीट पर, एक लोकसभा सीट पर चलिए 2 करोड़ खर्च कर सकती है, तो 543 करोड़ ये हो गए और 1086 करोड़ और हो गए, तो कुल मिलाकर 1500-1600 करोड़ रुपया में चुनाव निपट जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, होने को तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन पार्टियों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आती। बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे अभी जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है, वो तो चुनाव को और महंगा कर देना चाहती है, चुनाव प्रक्रिया को और लंबा कर देना चाहती है, 7 चरण, 8 चरण, 9 चरण, ताकि छोटी पार्टियां पैसे के अभाव में दमखम उनका पूरा खत्म हो जाए और वो हांफने लगे चौथे 5वें चरण पहुंचते पहुंचते। तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे पैदा होगी? फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे होगा? कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा काम किया, जो चुनावी बॉन्ड है उसको रद्द करके अब ईवीएम पर भी सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। अब वोटर के मन में शक है कि उसका वोट जिसको वो दे रहा है उसको नहीं जा रहा, तो वो शक दूर करने का काम तो चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग उससे नहीं निपट रहा तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। तो क्या इस बार ऐसा भी हो सकता है? बस सोचिए, सिर्फ सोचिए और मुस्कुराइए और भूल जाइए कि इस बार का लोकसभा चुनाव वापस बैलेट पेपर पर लड़ा जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।